हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम है अंकुर महेश्वरी और दोस्तों मैं आ गया हूँ फिजिक्स डेरिवेशन सीरीज में एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन सी डेरिवेशंस आगे कवर अप करने वाले हैं, चलिए इसके ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि जब किसी इंडक्टर के अक्रॉस एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट का वैल्यू क्या आता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, वोल्टेज और करंट में से कौन लीड कर रहा होता है, और पावर कंजम्पशन जो होता है ऑन एन एवरेज वो इंडक्टर में क्या आता है। सेम गोज फॉर एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ कैपेसिटर ऑल्सो। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि जब एसी वोल्टेज किसी सीरीज एलसीआर सर्किट में लगाया जाए तो नेट इम्पीडेंस क्या आता है, फाई का वैल्यू यानी करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है उसका वैल्यू क्या आता है। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों रेजोनेंस फिनोमेना क्या होता है, और आखिरी में डिस्कस करेंगे कि पूरे सीरीज आरएलसी सर्किट में कितनी पावर जो होती है वो डिसिपेट होती है। तो चलिए एक एक करके डेरिवेशन को शुरू करते हैं। आप फटाफट से अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। ऑलराइट दोस्तों, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। मान लीजिए हमने यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई करी है वो एसी वोल्टेज जिसका ईएमएफ यहाँ पर ई लिखा हुआ है। सपोज ये वोल्टेज वी है, वीएम साइन ओमेगा टी। ठीक है, सपोज जो अपन ने वोल्टेज अप्लाई करी है वो है वीएम साइन ओमेगा टी, और ये रहा इंडक्टर। अब इंडक्टर के अक्रॉस अगर अपन एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट का वैल्यू वेरी करेगा। ठीक है, तो ऐसे में फैराडेस लॉ के हिसाब से आप सबको पता है, ईएमआई चैप्टर में अपन ने देखा था, इंडक्टर के अक्रॉस अगर करंट का वैल्यू वेरी कर रहा होता है तो ईएमएफ आता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो अगर अपन इस पूरी लूप में किरचॉफ का लॉ अप्लाई कर दें, किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दें, सो बाय अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, सो बाय अप्लाइंग लूप लॉ। दोस्तों अगर अपन लूप लॉ किरचॉफ का यहां पर अप्लाई करते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए इसके अंदर इक्वेशन बनेगी दैट इज V इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब वोल्टेज का वैल्यू यहां पे पुट करते हैं जो अपन ने एसी वोल्टेज यहां पे अप्लाई करा है, दैट इज वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, डी टी को भेजते हैं एलएचएस में और इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कराते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेट एल डी आई इंटीग्रेट। ठीक है, अब दोस्तों साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी। क्योंकि टी का कोएफिशिएंट ओमेगा है तो ओमेगा डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां से आपके पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज आई इज इक्वल्स टू माइनस वी एम कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा इंटू एल। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो लिमिट्स आती है, इनडेफिनेट में अपन को पता है कि एक साथ में कांस्टेंट भी आता है, यहां पर वो कांस्टेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने लिख दिया आई बराबर माइनस वी एम कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा एल। अब दोस्तों जो माइनस का कॉस ओमेगा टी होता है ये होता है साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, अब यहां पर अगर अपन इस इक्वेशन को यहां पे यूज कर लें तो यहां से देखो आपके पास आई का वैल्यू आ गया वी एम अपॉन ओमेगा एल साइन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब दोस्तों ये है आपकी करंट की इक्वेशन इंडक्टर के अक्रॉस। वोल्टेज की इक्वेशन थी वी एम साइन ओमेगा टी, है ना। देखिए ये थी वोल्टेज की इक्वेशन वी एम साइन ओमेगा टी, ये है करंट की इक्वेशन
Vm बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। इन दोनों इक्वेशनों से जो हमें आइडेंटिफाई हो पा रहा है वो ये है कि करंट जो है वो वोल्टेज से पाई बाय टू टाइम्स पीछे चल रहा है, पाई बाय टू पीछे चल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय पाई बाय टू। इस इक्वेशन से अपन ये डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। अब Vm के डिनोमिनेटर में जो टर्म आ रही है वो है ओमेगा एल। अब वोल्टेज के डिवाइड में अगर कोई टर्म आती है और लेफ्ट हैंड साइड में करंट लिखा हुआ है तो डेफिनेटली वो रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। तो ऐसे में व्हाट इज ओमेगा एल? ओमेगा एल यहां पर हो जाएगा एक्स एल के बराबर। तो एक्स एल इज ओमेगा इंटू एल, जिसको अपन कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू एन एसी वोल्टेज, इसको बोलते हैं अपन एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल। ऑलराइट, तो ये हमारा आ गया यहां पर कि वोल्टेज जो है वो करंट से पाई बाय टू आगे चल रहा है। तो देखिए इसका अगर अपन फेजर डायग्राम देखें तो देखो ये होता है इसका फेजर डायग्राम। यहां पे गौर से देखिए, ये अपन ने बनाया वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल है पाई बाय टू का, और वोल्टेज जो है वो करंट से आगे चल रहा है पाई बाय टू पे। और ये अगर अपन इसका साइनसोइडल ग्राफ बना करके देखें तो V तो था Vm साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज तो देखिए t बराबर 0 पे ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन चूंकि करंट पाई बाय टू पीछे है तो t बराबर 0 पे करंट जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो करंट देखिए यहां से शुरू हो रहा है, नेगेटिव से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अपन यहां पर इनके फेजर डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसी में अगर अपन आगे देखें, दैट इज दी पार। तो पार होता है V इंटू आई। तो अगर अपन वोल्टेज की इक्वेशन लिखें तो वोल्टेज है Vm साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन लिखें तो ये था माइनस Vm अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, ठीक है। माइनस Vm अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अब Vm इन सबको तो एक साइड ले लें अगर अपन, सो P इज इक्वल्स टू माइनस Vm स्क्वायर अपॉन ओमेगा एल। दोस्तों अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इधर भी 2 और इधर भी 2, तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या होता है? साइन 2 ओमेगा टी। तो यहां से आपके पास पार की इक्वेशन जो कि इंस्टेंटेनियस पार है, यह आया है निकल करके माइनस Vm स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा एल साइन 2 ओमेगा टी। दिस इज माई इंस्टेंटेनियस पार। अब मुझे दोस्तों निकालनी है एवरेज पार। तो एवरेज पार निकालने का तरीका क्या होता है? मुझे निकालनी है एवरेज पार। तो P जो आपने निकाला है इंस्टेंटेनियस, यानी कि आप P को इंटीग्रेट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में ओवर अ कंप्लीट टाइम पीरियड कैपिटल T, और फिर इसको कैपिटल T से डिवाइड भी कर दें। तो दोस्तों अगर आप यहां पे इसको सॉल्व करके लिखते हो, देखो आगे, तो माइनस का Vm स्क्वायर अपॉन ओमेगा एल इंटू 2 इंटू टी अलग चलेगा, और साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अलग चलेगा, dt फ्रॉम 0 टू t, ठीक है। अब गाइस साइन 2 ओमेगा टी साइनोसॉइडल फंक्शन का जो एवरेज वैल्यू होता है ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ये होता है हमेशा 0। तो सिंस ये वाली वैल्यू 0 होती है तो जो हमारी एवरेज पावर निकल करके आएगी इसको सॉल्व करके, सो माय P एवरेज इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इंडक्टर के केस में एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज 0, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस होता है पाई बाय 2 का। तो दोस्तों ये हमारा फिनिश हुआ AC वोल्टेज अप्लाई टू एन इंडक्टर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। अब सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई करते हैं अपन। सपोज जो मैंने वोल्टेज यहां पे अप्लाई करी है, एसी वोल्टेज, सपोज वो है V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। सपोज ये मेरी अप्लाइड वोल्टेज है, V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब अगेन यहां पे मैंने कैपेसिटर के अक्रॉस Q लिखा, तो Q होता है CV, तो C इंटू V का वैल्यू लिख दें यहां पर, दैट इज वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब चूंकि ये चार्ज जो है ये टाइम के साथ कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, तो ऐसे में इस चार्ज के वेरिएशन की वजह से हमें इस कैपेसिटर के अंदर करंट देखने को मिलेगा। ठीक है। सो कैपेसिटर में जो करंट आएगा दैट इज आई इज इक्वल्स टू, ड्यू टू जो प्लेट्स है उस पर जो चार्ज का वैल्यू वेरी कर रहा है उसकी वजह से हमें एक करंट देखने को मिलेगा कैपेसिटर में। सो आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है। तो यहां पे अगर अपन वैल्यू पुट करें, अब डी बाई डी टी ऑफ वी एम इंटू सी साइन ओमेगा टी। अब वी एम इंटू सी तो बाहर आ जाएगा आपके पास, वी एम इंटू सी बाहर आ जाएगा। दोस्तों साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, और चूंकि टी का कोएफिशिएंट ओमेगा है तो ओमेगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका वी एम इंटू सी इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है। अब अपन चाहें तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें। सो आई इज इक्वल्स टू वी एम, डिनोमिनेटर में मैंने ऐसे लिख दिया 1 अपॉन ओमेगा सी, कॉस ओमेगा टी को ऐसे लिख दिया साइन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। क्योंकि दोस्तों साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये पाई बाय 2 यानी कि 90 हो गया, ओमेगा टी यानी कि वो थीटा हो गया, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 इज कॉस ओमेगा टी। ऐसा जानबूझ करके इसलिए लिखा जाता है ताकि अपन वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस को आसानी से जज कर पाए। तो अगेन यहां पर अब इस इक्वेशन को गौर से देखें, आई के साथ जो टर्म आ रही है वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, तो वोल्टेज के साथ जो भी टर्म डिवाइड में आती है वो रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। तो यहां पे कैपेसिटर के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है एसी वोल्टेज को, ये होता है एक्सी। एक्सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है। एक्सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, और एक्सी को अपन कहते क्या हैं, एक्सी इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे एक्सएल था इंडक्टिव रिएक्टेंस, वैसे ही एक्सी होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है। अब अगर अपन यहीं इसमें सेम एवरेज पावर निकालने का ट्राई करें, तो पहले अपन इसकी पावर लिख लेते हैं। सो P वॉज V इंटू आई, V को लिखो वी एम साइन ओमेगा टी, I को लिखें आई एम, सॉरी साइन की जगह बेटर रहेगा अपन ये लिख देते हैं आई एम। आई एम मतलब वी एम अपॉन एक्सी। ठीक है। सो आई एम कॉस ओमेगा टी। अब वी एम आई एम को बाहर ले लें, 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगेन आपका जो पार का कॉन्सेप्ट बनेगा यहां पर वो बन जाएगा इंस्टेंटेनियस पार, दैट इज वी एम इंटू आई एम अपॉन 2, अगेन ब्रैकेट में टर्म आएगी 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, फिर से अभी देखा था अपन ने, साइन 2 ओमेगा टी के बराबर होता है। तो यहां से आपके पास आ गई इंस्टेंटेनियस पावर विच इज वी एम इंटू आई एम अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है। यह हो गई आपकी इंस्टेंटेनियस पावर।
ठीक है, अब मुझे निकालनी है अगेन एवरेज पार। चलिए, अब मुझे निकालनी है एवरेज पार। तो पी एवरेज के लिए पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वी एम आई एम बाई टू तो बाहर चलेगा, ठीक है, तो ये आएगा आपका ऐसे वी एम इंटू आई एम बाई टू, और एवरेज लेना रहेगा आपको अगेन साइन टू ओमेगा टी का। ठीक है, अब अगेन दोस्तों, साइनोसॉइडल फंक्शन का एवरेज वैल्यू जो होता है ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज जीरो, तो यहां पर यह वाली वैल्यू आ जाएगी जीरो। ठीक है, सो एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर अ कंप्लीट साइकिल इन अ कैपेसिटिव सर्किट इज जीरो। ठीक है, तो दोस्तों ये एग्जाम में प्रूफ करने को आता है कि शो डैट एवरेज पावर जीरो होती है, तो इस तरह से अपन इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डन हुआ एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ कैपेसिटर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन। इसमें एक बार अपन इसका फेजर डायग्राम और देख लें कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटर में आपने देखा था करंट की इक्वेशन आई थी आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। तो करंट देखिए, करंट वोल्टेज से पाई बाय टू आगे चल रहा है, यानी टी बराबर जीरो पे करंट का वैल्यू ऑलरेडी था। इसलिए आप देखो जो साइनसोइडल ग्राफ हमने बनाया है इसमें टी बराबर जीरो पे वोल्टेज तो भी जीरो पर है, लेकिन करंट का वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव से स्टार्ट हो गया है, तो इसको बोलते हैं इसका फेजर डायग्राम और ये इसका साइनसोइडल डायग्राम। ठीक है, तो ये आपका डन हुआ एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ कैपेसिटर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगर एसी वोल्टेज अपन अप्लाई करते हैं टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट, तो दोस्तों अगर एलसीआर सर्किट में मैंने एक एसी वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, और अगेन सपोज जो मेरा अप्लाइड वोल्टेज है वो है वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, सपोज आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है मैक्सिमम वोल्टेज उसको मैंने मार्क कर दिया वी आर एम, सी के अक्रॉस वोल्टेज मार्क कर दिया वी सी एम, और एल के अक्रॉस वोल्टेज मार्क कर दिया वी एल एम, कि इन सबके अक्रॉस वोल्टेज है। क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं तो हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस करंट का जो वैल्यू होने वाला है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, सो करंट आई रिमेन्स सेम अक्रॉस ईच कंपोनेंट। अब दोस्तों ये नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होगा। क्या आप सोचो कि अगर आपको सीरीज पैरेलल कॉन्सेप्ट याद है तो आपने देख लिया कि यार वी आर प्लस वी सी प्लस वी एल जो होगा वो वी के बराबर होगा, ऐसा नहीं होगा। एसी वोल्टेज में जब भी अपन को नेट वोल्टेज निकालना हो, इम्पीडेंस निकालना हो, तो उसके लिए अपने को फेजर डायग्राम की मदद लेनी पड़ेगी। यहां पर फेजर का मतलब ये होता है एक रोटेटिंग वेक्टर, जो जिसमें बिल्कुल आप ऐसा समझ लो कि अपन है ना वेक्टर वाली क्वांटिटी से डील करना चाह रहे हैं, लेकिन वो वेक्टर होता नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये रोटेटिंग वेक्टर कहलाते हैं जिसको अपन फेजर्स बोलते हैं। इससे बड़ी आसानी से इम्पीडेंस निकालना, नेट वोल्टेज निकालना, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस निकालना, जो बड़ी सिंप्लीफाई मैनर में सॉल्व करा जा सकता है। तो दोस्तों जितने भी सॉल्यूशन अपन यहाँ पे अब निकालने वाले हैं, चाहे वो इम्पीडेंस का हो चाहे वो नेट वोल्टेज का हो, ये सब कहलाते हैं स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। यानी कि हमने इस पूरे सेटअप को छोड़ दिया लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के बाद जाकर के हम इसकी स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो जितने भी सॉल्यूशंस हम यहाँ पे डील करने वाले हैं, दीज आर स्टेडी स्टेट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अब अगर अपन इसका फेजर डायग्राम देखें, देखिए ये होता है इसका फेजर डायग्राम। मान लीजिए कि जो मेरी करंट है वो मैंने ऐसे बनाया, ये ऑरेंज वाली लाइन से। ठीक है, सपोज मैंने एक करंट बनाया। अब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा करंट के साथ इन फेज में होता है, तो वी आर को अपन ने ऐसे बना दिया। इंडक्टर में याद करो, इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो करंट से पाई बाय टू लीड कर रहा होता है, तो ये अपन ने वीएल बना दिया जो करंट से पाई बाय टू लीड कर रहा है। कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से पाई बाय टू लीड कर रहा होता है, तो हमने
वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को करंट से थोड़ा पीछे बना दिया और π/2 एंगल पीछे बनाया है। ठीक है, अब इसको जरा ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास है ना 3 वेक्टर्स हैं, एक VR वेक्टर है, एक VC वेक्टर है और एक VL वेक्टर है। तो सबसे पहले अगर आप गौर करें तो VC वेक्टर और VL वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है 180 डिग्री, और मैंने इमेजिन करा है कि VC का मैग्नीट्यूड VL से ज़्यादा है। अगर आप याद करो तो जब दो वेक्टर्स 180 डिग्री एंगल के ऊपर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो आता है A माइनस बी, यानी कि हायर मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर में से अपन लोअर मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो ऐसे में VC और VL का जो रिजल्टेंट आएगा वो देखिए ऐसे आएगा। यहाँ पर अपन ने VC प्लस VL लिखा है, मतलब VC प्लस VL का मतलब ये है इन दो फेजर्स को ऐड करने के बाद क्या हुआ है। जैसे अपन दो वेक्टर्स को ऐड करते थे तो हम लिखते तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर ही थे, लेकिन जब उनके बीच में एंगल 180 डिग्री होता था तो रिजल्टेंट का वैल्यू A माइनस बी आया करता था। ठीक है, तो वैसे अपन ने इसको भी फेजर के रूप में लिखा है VC प्लस VL, लेकिन इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मैंने यहाँ बनाया है विच इज VCM माइनस VLM, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज माइनस इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज। ये VC माइनस VL है, ये आपका VR रहा। अब VR और VC माइनस VL, देखिए VC माइनस VL वेक्टर जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, इस तरफ, इस तरीके से। ये रहा आपका VC माइनस VL ऐसे। ठीक है, अब VC माइनस VL इस तरफ है, VR इस तरफ है। ठीक है, तो VC माइनस VL और VR के बीच में कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री का एंगल। तो जब दो वेक्टर्स 90 डिग्री एंगल के ऊपर होते हैं तो अपन नेट रिजल्टेंट कैसे बोलते थे? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे जो नेट वोल्टेज बनाया है वो ऐसे बनाया है। सपोज जो मेरा नेट वोल्टेज है वो VR के साथ एक फाई एंगल बना रहा है। VR के साथ सपोज वो एक फाई एंगल बना रहा है। VR के साथ इसलिए बना रहा है क्योंकि VR के अक्रॉस करंट भी है, करंट भी उसी डायरेक्शन में बनाया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो फाई एंगल है ये वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है विच इज फाई। ठीक है, तो अगर अपन यहां पर फेजर्स का रूल अप्लाई करें, ठीक है, सो बाय फेजर्स सपोज मुझे लिखना है नेट वोल्टेज V, तो ये रहा नेट वोल्टेज V, ये है रिजल्टेंट ऑफ VR एंड VC माइनस VL। VR और VC माइनस VL 90 डिग्री के एंगल के ऊपर थे, तो मेरा नेट वोल्टेज बन जाएगा अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मेरा नेट वोल्टेज। अब चूंकि इन सबके अक्रॉस करंट तो सेम ही है तो इसको अपन आगे ऐसे लिख लेते हैं। सो V इज इक्वल्स टू अंडर रूट VR को लिखा मैंने I इंटू R का होल स्क्वायर प्लस VC को लिखा मैंने I इंटू XC, VL को लिखा मैंने I इंटू XL का कंप्लीट स्क्वायर। अब दोस्तों देखो इसके अंदर I स्क्वायर और I स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो I स्क्वायर को बिल्कुल बाहर ले लेते हैं। तो I स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो I बन जाएगा, I चले जाएगा डिवाइड में, तो V अपॉन I ये बन गया अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। अब पूरे सर्किट का नेट वोल्टेज है और ये पूरे सर्किट का नेट करंट है, तो पूरे सर्किट का नेट वोल्टेज अपॉन पूरे सर्किट का जो नेट करंट होता है दोस्तों ये कहलाता है पूरे सर्किट का इंपीडेंस। क्या कहलाता है? पूरे सर्किट का इंपीडेंस, जिसको अपन Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करा जाता है कैपिटल Z से। ठीक है, तो Z हो जाता है पूरे सर्किट का इंपीडेंस। इंपीडेंस ऑफ अ सर्किट। ठीक है, तो Z का वैल्यू कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने पूरे सर्किट का इंपीडेंस फाइंड आउट कर लिया। आई होप इट डन है। ठीक है,
अब इस ट्राइंगल की हेल्प से देखो, इसको बोलते हैं अपन इम्पीडेंस ट्राइंगल। इम्पीडेंस ट्राइंगल, इस इम्पीडेंस ट्राइंगल की मदद से हम वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल फाई है ना, इसको भी जज कर सकते हैं। तो जरा इस ट्राइंगल को आप गौर से देखो, इस ट्राइंगल में ये रहा एक्स सी माइनस एक्सएल और ये रहा आर। देखा जाए तो ये एक्स सी माइनस एक्सएल वी सी माइनस वी एल के बराबर ही है, और ये जो आर है ये वी आर के बराबर ही है, और ये जो मैंने जेड बनाया है ये नेट वोल्टेज वी के बराबर ही है। तो आप याद करो, नेट वोल्टेज जो वी था वो वी आर के साथ फाई एंगल बना रहा था, तो यहाँ पर भी जो नेट इम्पिडेंस है वो आर के साथ फाई एंगल बना रहा है। और अब मेरा पर्पस है इस ट्राइंगल में फाई का वैल्यू आइडेंटिफाई करना। तो दोस्तों, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं tan फाई का वैल्यू निकालूं तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल में tan फाई का वैल्यू, tan फाई परपेंडिकुलर है दोस्तों XC माइनस XL, बेस है R रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये अपन ने कब निकाला है, जब अपन अज्यूम करके चल रहे हैं कि XC इज ग्रेटर देन XL। अगर ऐसा नहीं होता है कि यार XC XL से छोटा है, तो फिर अपन XL माइनस XC लिख देंगे और ये बोल देंगे कि यार XL XC से बड़ा है, इसलिए आपका जो tan फाई आ रहा है वो XL माइनस XC अपॉन R है। और बोलने में ऐसा आएगा कि सर्किट जो है उसमें वोल्टेज करंट से फाई एंगल आगे है। यहाँ पर जो tan फाई है उसमें XC माइनस XL अपॉन R, इसमें ये डिनोट कर रहा है कि ये जो फाई है इसमें करंट वोल्टेज से फाई एंगल आगे है। तो जब भी कभी अपन ऐसे लिखेंगे XC माइनस XL अपॉन R, प्रोवाइडेड दैट कि XC इज ग्रेटर देन XL, सो दैट मीन्स इसको लिखने में ऐसा आएगा, दैट इज करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय फाई। ठीक है, या फिर और अगर अपन ऐसे लिखते हैं कि tan फाई इज इक्वल्स टू XL माइनस XC अपॉन R। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट XL इज ग्रेटर देन XC। तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाय फाई। ठीक है, दोनों में से डिपेंड करता है कैसा न्यूमेरिकल आता है, किस तरह से वैल्यूज गिवन होती है, अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे इसको जज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है तो इंडक्टिव सर्किट की तरह ऐड कर रहा है पूरा सर्किट, यहाँ पे करंट लीड कर रहा है तो पूरा सर्किट कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। इस यार ओके दोस्तों, तो ये आपका हुआ सीरीज आरएलसी सर्किट में नेट इम्पीडेंस निकालना और करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस निकालना। ठीक है, अब इसमें देखो एक स्पेशल केस आता है, रेजोनेंस फिनोमेना। देखो रेजोनेंस फिनोमेना ऐसा फिनोमेना होता है जहां पर अगर अपन एक ग्राफ बनाए, देखो एक ग्राफ बनाया है करंट और ओमेगा के बीच में, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ऑल्टरनेटिंग सिग्नल से हमें मिल रही है। अगर अपन ओमेगा की वैल्यू को वेरी करते जाएं तो दोस्तों एक ओमेगा ऐसा मिलेगा मुझे जहां पे ये जो करंट है ये एकदम से पीक वैल्यू पकड़ लेगा अपने, यानी करंट का एकदम पीक वैल्यू आ गया है, करंट का एकदम पीक वैल्यू आ गया है। इसका मतलब जो इंपिडेंस का वैल्यू है वहां पे इंपिडेंस सबसे मिनिमम देखने को मिलेगा, यानी कि इस पॉइंट पर Z का जो वैल्यू है, यहां पर जो आपको Z मिलने वाला है वो सबसे मिनिमम पॉसिबल Z मिलने वाला है। तो Z का फॉर्मूला अभी अभी देखा था अपन ने, Z था अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। अब अपन देखें कि Z का वैल्यू सबसे मिनिमम पॉसिबल कब हो सकता है, इफ XC बिकम्स इक्वल्स टू XL। अगर XC का वैल्यू दोस्तों XL के बराबर हो जाए,
यानी कि 1/ω/c बराबर हो जाए ω/L के। तो दोस्तों एक ओमेगा ऐसा आएगा, ω0 बोलते हैं इसको अपन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/√LC। ठीक है, 1/√LC। और यही फ्रीक्वेंसी जो होती है, ये फ्रीक्वेंसी दोस्तों कहलाती है रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ये ऐसी फ्रीक्वेंसी है जहां पर आपको करंट का वैल्यू मैक्सिमम देखने को मिलेगा और इंपेडेंस का वैल्यू सबसे मिनिमम पॉसिबल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को अपन कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन, जहां पे XC और XL दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए। ठीक है, चलिए लास्ट वन के ऊपर आते हैं इसका, जो कि है पार इन AC सर्किट, जिसमें अपन एक और टर्म डिनोट करने वाले हैं विच इज पार फैक्टर। तो दोस्तों सीरीज RLC सर्किट में, सो फॉर अ सीरीज RLC सर्किट, अगर सीरीज RLC सर्किट की मैं बात करूं तो अज्यूम करते हैं कि जो मेरा वोल्टेज था, सपोज जो मेरा वोल्टेज है वो है Vm साइन ω t, और सपोज जो करंट है, सपोज वो है Im साइन ω t प्लस फाई। ठीक है, सपोज ये मेरा वोल्टेज है Vm साइन ω t, करंट है Im साइन ω t प्लस फाई। दोस्तों मुझे निकालनी है पूरे सीरीज RLC सर्किट की पार डिसिपेटेड। तो चलिए P का वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले यहां पर। ठीक है, सो P इज इक्वल्स टू V इंटू I, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, Vm इंटू Im। अब इसको लगे यार 2 से डिवाइड भी कर दो और फिर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो आ जाएगा 2 साइन ω t प्लस फाई इंटू साइन ω t। अब 2 साइन A साइन B, साइड में लिख रहा हूं मैं इसको इधर, 2 टाइम्स ऑफ साइन A साइन B। ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री याद करो, 2 साइन A साइन B, कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B, कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B। अब अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यहां पर यूज करते हो तो देखो पार की इक्वेशन क्या बनती है, P इज इक्वल्स टू Vm Im अपॉन 2 कॉस A माइनस B, कॉस ω t प्लस फाई माइनस ω t कैंसिल, तो ये बनेगा कॉस फाई माइनस, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ω t प्लस फाई और ω t, ये बन जाएगा 2ω t प्लस फाई। ठीक है, ये है आपकी इंस्टेंटेनियस पार, यानी किसी जनरल टाइम t पर निकाली गई पार। अब दोस्तों मुझे निकालनी है इसकी एवरेज पार। ठीक है, सपोज नेक्स्ट स्टेप में मुझे निकालनी है अब इसकी एवरेज पार। तो एवरेज पार सिंपल, P को मुझे बस इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर t तक। अब दोस्तों आप गौर से देखो इस टर्म के अंदर, cos फाई तो एक कांस्टेंट है ना, फाई में टाइम के साथ कोई वेरिंग फंक्शन तो आ नहीं रहा है, लेकिन ये जो cos 2 ओमेगा t प्लस फाई है, cos 2 ओमेगा t प्लस फाई में टाइम वेरिंग फंक्शन है, ये जो फेज है इसका ये टाइम वेरिंग है। जब भी किसी टाइम वेरिंग साइनोसॉइडल फंक्शन का हम इंटीग्रेट करते हैं ओवर अ कंप्लीट टाइम टेकन, तो दोस्तों उसका वैल्यू जो आता है वो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो ऐसे में इसकी जो एवरेज पावर बनेगी वो बन जाएगी Vm Im अपॉन 2 को मैं ऐसे लिख रहा हूं √2 इंटू √2
और साथ में चल रहा है cos phi। अब दोस्तों Vm/√2 क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2 इज RMS वैल्यू। Im/√2 क्या होता है? RMS वैल्यू, IRMS। Im/√2 इज IRMS। तो यहां से आपके पास देखो एवरेज पावर का मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया, दैट इज VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi। ठीक है, VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर ये जो cos phi वाली टर्म होती है, दिस cos phi, ये cos phi कहलाता है पावर फैक्टर। ठीक है, cos phi is called as power factor and from the impedance triangle, so from impedance, sorry, from the impedance triangle, दोस्तों impedance triangle जिससे अपन ने tan phi का वैल्यू निकाला था, उसी से अपन चाहें तो cos phi का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। cos phi होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस वहां पे रेजिस्टेंस था, है ना, बेस वहां पे रेजिस्टेंस था। सो cos phi का मैथमेटिकल फॉर्मूला बनता है R अपॉन Z। ठीक है, ये होता है cos phi का मैथमेटिकल वैल्यू R अपॉन Z। तो अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो phi का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो phi का वैल्यू π/2 आएगा, तो cos π/2 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में अगेन phi का वैल्यू π/2 आएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो आपने देखा भी था कि एवरेज पावर प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव में 0 होती है। और अगर रेजोनेंस कंडीशन की बात करें तो रेजोनेंस कंडीशन में तो ना ही XC है ना ही XL है, दोनों कैंसिल हो गए एक दूसरे से, दोनों 0 हो गए, मतलब अल्टीमेटली XC बराबर XL हो गया। तो सर्किट प्योरली रेजिस्टिव की तरह बिहेव करता है, तो अगेन जो उसमें phi का वैल्यू आएगा दैट इज ऑल्सो बी 0। ठीक है, तो इस cos phi को कहते हैं पावर फैक्टर, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है R/Z। तो दोस्तों इस चैप्टर के डेरिवेशंस यहाँ पे होते हैं फिनिश। उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर के डेरिवेशंस आपको बेटर समझ में आ गए होंगे। अगेन इस लेक्चर का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट आता है ड्यूरिंग द लेक्चर या आफ्टर द लेक्चर, तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझे वहां पर डाउट अपना भेज सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने 12th के फ्रेंड्स के साथ इसको मैक्सिमम शेयर करें। ठीक है, जब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।